से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कायस्थापाड़ा मोड़ की बालाजी ज्वेलरी दुकान में सशस्त्र लूट और गोलीबारी की घटना हुई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। इरफान अंसारी ने एसपी, एसडीएम समेत पुलिस और जिला प्रशासन को 24 घंटे के अंदर अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों ने सशस्त्र लूट और गोलीबारी चलाकर वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि गोली लगने से व्यवसायी अमन बर्मन गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। उनका इलाज फिलहाल जारी है। जांच चल रही है, टीम लगी हुई है, फॉरेंसिक टीम यहाँ आई हुई है, पुलिस टीम यहाँ, और हमें लगता है कि 24 घंटे के अंदर जो है इसने इस लूट को अंजाम दिया है वो हर हाल में गिरफ्त में होगा। एसपी साहब यहीं पर हैं, जिला प्रशासन यहीं है। हमने सख्त निर्देश दिया है कि मैं किसी कीमत पर क्राइम जामताड़ा में बर्दाश्त नहीं करूँगा। सेफ्ट जामताड़ा मेरी पहली प्राथमिकता है। और जामताड़ा बाजार में बुधवार देर शाम को बालाजी ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम देने और दुकानदार को गोली मारने की घटना के विरोध में शहर के लोगों ने आज बाजार बंद का आह्वान किया। इसको लेकर हुए सैकड़ों की संख्या में दुकानदार अपने दुकान को बंद कर शहर में घूम रहे हैं और खुले दुकान को बंद करा रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के नेतृत्व में दुकानदार पूरे शहर में भ्रमण कर रहे हैं और दुकान बंद करा रहे हैं। हालांकि काफी संख्या में दुकानदारों ने स्वतः ही अपनी दुकान को बंद कर दिया। दुकानदारों ने बंद 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे संथाल परगना की दुकानें बंद कराने की चेतावनी की। मांग है जिला प्रशासन को अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये जामताड़ा मां चंचला की धरती पर अपराधी बेलगाम बेखौफ होकर के आज हमारे व्यापारी पर जानलेवा हमला किए हैं। आज वो मिशन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और इस तरह की घटना जामताड़ा जिला चैम्बर ही नहीं, पूरा आम जनता, आम व्यापारी समाज, आम जनता इस घटना की निंदा करता है और पुलिस अधीक्षक से ये मांग करता है कि 24 घंटे के अंदर क्रिमिनल को गिरफ्तार करे, नहीं तो आज जामताड़ा शहर बंद हुआ है, कल जामताड़ा जिला बंद होगा और जरूरत पड़ी तो संथाल परगना भी बंद होगा। खुलेआम जहां तहां छिटपुट घटनाएं हो रही है, हर जगह चोरी डकैती हो रही है, रोड रॉबरी हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, घर में चोरी हो रही है। पुलिस किसी भी प्रकार का जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हम तो कहेंगे कि पुलिस आज जो है मुख दर्शक बन करके बैठा हुआ है और इस पुलिस के जो है कारनामे के कारण जामताड़ा में खुलेआम चोरी डकैती हो रही है। और विगत कल शाम संध्या 6 बजे डकैती करके इस बीच चौराहे से जो है सो बालाजी ज्वेलर्स को लूट करके लेके चला गया, गोली मार दिया। आज हमारे व्यवसायी जीवन और मौत की सांस ले रहे हैं। मां चंचला से आराधना करता हूँ जल्दी स्वस्थ हो। अब बोकारो में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अब धर्मांतरण का खेल शहर में पहुंच चुका है। मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भवानीपुर का है, जहां लोगों से मिली जानकारी के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने धर्मांतरण के खेल को रोका। इस दौरान धर्म परिवर्तन कर रही महिला और धर्मांतरण करने आई महिला लोगों से उलझ पड़ी। मामला बुधवार देर शाम का है, जहां ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर गरीब हरिजन परिवार का बाहर से आए लोग धर्मांतरण करा रहे थे। इस दौरान गरीब हरिजन महिला समाज को सहयोग के सवाल पर लोगों से उलझ पड़ी। जब विश्व हिंदू परिषद और ग्रामीण वहां पहुंचे तो बाहर से आए लोग भाग खड़े हुए, लेकिन मौके पर मौजूद एक महिला लोगों से उलझ पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि 1 महीने से विश्व हिंदू परिषद की ओर से 10 बार धर्मांतरण की शिकायत थाने में की जा चुकी है। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, बस यही आरोप है और मेरे पर कोई आरोप नहीं है। जिसके कारण एक लड़का है मेरा देवर, उसको मारपीट किया गया। इसी कारण हम लोग थाना पे आए और हमसे पूछताछ किया गया, जांच पड़ताल हुआ। कोई नहीं है। क्यों? इसका कारण हम लोग जानना चाहते हैं कि अभी क्यों आज एक व्यक्ति हुआ, कल पूरा गांव हो जाएगा। इसी के कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम नहीं कन्वर्ट होंगे। मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, मगर कल दिन ये गांव जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो खुदा ना खास्ता मेरे बेटे को भी डर से कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसी के कारण हम लोगों ने आज कहा कि यहाँ पे किसी को कन्वर्ट नहीं करने दी। 10 दिन के अंदर इस थाने में हम लोग दोबारा आए
धर्मांतरण केस में ग्रामीण हम लोग से संपर्क करते हैं, बताते हैं और हम लोग ग्रामीणों के लेकर आकर यहाँ पे एक आवेदन भी दिया है। इसकी जांच हो, समुचित जांच हो कि किन किन लोगों के द्वारा ये धर्मांतरण हो रहा है और प्रलोभन दिया जाए। अब पेसा कानून को झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूरे आदिवासी समाज में जश्न और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। रांची कांग्रेस ऑफिस में ढोल नगाड़ों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष झूमते दिखे। नेताओं ने कहा कि यह कानून ग्राम सभाओं को सशक्त कर जल, जंगल, जमीन और स्वशासन पर अधिकार देता है, जिसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हुए लोग अबीर, गुलाल और पारंपरिक नृत्य के साथ पेसा महोत्सव मना रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है। ये उसके मुख श्रोता के तौर पे और जननी के तौर पे था, लेकिन यहाँ पे वो लागू नहीं कर पाया था। बीजेपी के राज में हेमंत ने इस धरती का लाल ने चमका दिया और आज सही तौर पे आदिवासी समाज का गौरव, उसका अधिकार, उसके पढ़ा पंचायत का जो व्यवस्था था उसको इस पेशा कानून से लागू कर दिया है। जो परंपरागत है स्वशासन, महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि स्वशासन जो हो, और उसके लिए आज ये पेशा कानून बहुत ही झारखंड के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ के तमाम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही हितकारी साबित होगा। और झारखंड में ग्राम सभा को मजबूती देने वाले पेसा नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। पेसा नियमावली की ड्राफ्टिंग में TRI की ड्राफ्टिंग कमेटी पूर्व सदस्य रश्मि कात्यायन ने अहम भूमिका निभाई। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की सहमति के बिना उस क्षेत्र में कोई भी काम अब नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, कोई भी धार्मिक निर्माण या सामाजिक कार्य बिना ग्राम सभा की अनुमति से संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में आदिवासी समाज में धर्मांतरण पर भी रोक लगने में मदद मिलने की संभावना है। अधिवक्ता रश्मि कात्यायन से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। पेशा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद पूरे झारखंड में मांदर की एक तरीके से थाप गूंज रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको उनसे मिलाना बेहद जरूरी है जिन्होंने पूरे पेशा जो कह सकते हैं नियमावली की जो ड्राफ्टिंग है उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले इनका परिचय हम देते हैं। रश्मि कात्यायन जी हैं। जब केंद्र में मनमोहन सरकार थी तब उस समय ग्रामीण विकास में पेशा इम्प्लीमेंटरी बॉडी जो है उसके सदस्य थे और उसके अध्यक्ष हुआ करते थे BD शर्मा सही हूँ जी। और उसके बाद TRI में ड्राफ्टिंग कमेटी के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। फाइनल ड्राफ्ट जो अब बात हो रही है अभी, वो फाइनल ड्राफ्ट तो सरकार की बनाई हुई है, TRI की बनाई हुई नहीं। TRI सिर्फ फाउंडेशन उसका नींव डाला था बस। पेशा में झारखंड की आत्मा है, आत्मा है, उसको आत्मा को डालने का ही काम TRI ने किए और उस आत्मा में मतलब हाड़ मांस डालने का काम विभागीय लोगों ने किया है और वही 23 तारीख को कैबिनेट से पास हुआ है। और क्या पास हुआ हम लोग नहीं जानते, लेकिन इतना तो जरूर है कि इतने मेहनत के बाद बहुत हद तक 80-85% तक तो जरूर होगा ही। सब लोग तो खुश नहीं हो सकते किसी भी चीज से, कुछ लोग तो दुखी होंगे ही, लेकिन 80-85% लोग, मुझे विश्वास है कि जरूर खुश होंगे कि झारखंड की आत्मा का प्रवेश पेशा नियमावली, झारखंड की पेशा नियमावली में हुआ होगा। अब चूंकि ग्राम सभा मजबूत होगी, आप उनको वित्तीय अधिकार भी देने जा रहे हैं, जाहिर है कि वहाँ एक आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। तो वैसे लिहाज से जो आदिवासी समाज एक धर्मांतरण के कह सकते हैं दंश से झेल रहा है कि लोग वहां पर जो है चूंकि अलग अलग धर्मों में लोग जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या अब आप उसको पेशा के जरिए जब आप उनको तमाम अधिकार देते हैं, ये कहीं थमेगा जाकर? सभी सामाजिक वृत्तखंड के संस्थाओं और कृत्य कार्यों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान किया जाए। मतलब कोई भी सामाजिक संस्था, आप धर्म छोड़िए ना, धर्मांतरण छोड़िए ना, आप मेला भी यदि लगाना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे लोग जाते हैं ना मेला लगाने, तो आपको ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा, जैसे SDO से परमिशन लेना पड़ता है। मतलब पेशा नियमावली वास्तव में झारखंड की आत्मा है, लेकिन वो आत्मा अब एक शरीर के रूप में भी प्रवेश करने जा रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अलग झारखंड निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शहीद निर्मल महतो की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने श्रद्धांजलि दी।
रांची के पुराने जेल मोड़ स्थित निर्मल महतो की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया। इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि ये गर्व की बात है कि झारखंड की धरती पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। राज्य की वर्तमान सरकार और वे खुद शहीद निर्मल महतो के बनाए आदर्शों पर चल रहे हैं। वीर शहीदों का हमारे बीच में आना हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है और इनके दिए गए योगदान निश्चित रूप से अमूल्य है। इनके आदर्श, इनके विचारों को लेकर आज ये राज्य आगे बढ़ रहा है। गिरिडीह में हीरोडीह थाना क्षेत्र के मानिकबाद गांव के रहने वाले कमलेश सिंह की हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। जमीन विवाद को लेकर कमलेश सिंह की धनवार थाना क्षेत्र में सिरसाय गांव में पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मानिकबाद पहुंचे और मृतक के आवास पर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने इस हत्या को बेहद क्रूर बताते हुए सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने फोन पर गिरिडीह एसपी से बातचीत की और पूरे मामले में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। और अभी आप सबके सामने एसपी से बात की, उन्होंने बताया कि 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि 2 टीम पुलिस की हमने बनाए हैं और लोग उन लोगों को खोजने के लिए लोग निकले हुए हैं। तो हमें लगता है कि जल्दी ही संभवतः लोग गिरफ्त में आ जाएंगे। वो घटना बहुत ही दुखद है और क्रूर की जिसको बोलते हैं सीमा लोगों ने पार किया है। इसलिए उन सब लोगों को सजा मिले, इसकी हम सब लोग भी कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं की हत्या के विरोध में राजधानी रांची में भी प्रदर्शन का दौर जारी है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस हिंसा को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर एक दूसरे को घेरने में जुटी हैं। बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को दुखद बताया और कांग्रेस को इसका दोषी बताया। जेएमएम ने केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार अपनी सारी एजेंसियां विपक्ष को डराने में लगा देते हैं। केंद्र को इसे लेकर विश्व पटल पर मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। देखिए, ये ऐतिहासिक भूल कांग्रेस के समय की गई थी। 1971 में जब भारत ने एक बड़ा रोल अदा किया था बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में, तो उस समय कोई संधि करनी चाहिए थी जिससे बांग्लादेश और हमारे संबंध हमेशा के लिए अच्छे रहते, जैसे नेपाल के साथ थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने तो उस समय सिर्फ वर्ल्ड लीडर बनने के लिए बांग्लादेश को खुली छूट दे दी और देखिए आज वो भस्मासुर बन गया है। एक धर्म विशेष को टारगेट करके, एक देश विशेष हमारे राष्ट्र को टारगेट करके जो तांडव वहां चल रहा है, इस पे सख्त से सख्त कदम हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपनाना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। आप जाकर भड़काऊ भाषण देंगे बंगाल में, उसका रिटेलिएशन तो होगा ही। आपको भी चुनाव के वक्त अपने पार्टी का फायदा नहीं, देश का फायदा क्या हो उस पर बयानबाजी होना चाहिए और देश हित में आपको कड़ा कदम उठाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय गुरु मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुरु बताते हैं और यह कहते हैं कि हमारी दबदबा पूरे विश्व में है, उनका यह दबदबा यहाँ समाप्त हो जाता है। क्योंकि उनकी सारी एजेंसी विपक्ष को डराने में, विपक्ष को धमकाने में, विपक्ष को जेल भेजने में लगी रहती है। लेकिन जब हमारा पड़ोसी मुल्क में इस प्रकार की घटना घटती है तो प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। और जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही, 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 2 हिस्ट्री शीटर साइबर अपराधी भी गिरफ्तार हुए। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी की, 4 मोबाइल, 5 सिम कार्ड बरामद हुए। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में ये ठगी किया करते थे। जामताड़ा से बड़ी खबर है, 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार हो गए। 2 हिस्ट्री शीटर साइबर अपराधी भी गिरफ्तार हुए।
फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ये ठगी किया करते थे। 4 मोबाइल 5 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में ये ठगी किया करते थे। नारायणपुर थाना अंतर्गत बांस पहाड़ी स्थित साहेबगंज गोविंदपुर हाईवे से करीब 500 मीटर दूर पलाश के जंगल में साइबर अपराध करते हुए साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक इतिहास प्राप्त है। सुनील रजक के विरुद्ध साइबर अपराध थाना कांड संख्या 64/24 में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है और राजेश रंजन रजक के विरुद्ध 65/23 में भी आरोप पत्र है। और रांची से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। नाराज लोगों ने सड़क जाम की। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोपी पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप है। मुआवजे की मांग पर लोग अड़ गए। क्रांति चौक सेक्टर 2 में यह प्रदर्शन किया गया। रांची से बड़ी खबर, सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, घायल हुआ है। नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। आरोपी पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप है। मुआवजे की मांग पर अड़े हैं लोग। क्रांति चौक सेक्टर 2 पे यह प्रदर्शन किया गया। और नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित हो रहे वार्ड के आरक्षण पर सवाल उठने लगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला स्तर पर जारी की जा रही सूची में संवैधानिक नियमों की अनदेखी करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों के लिए होने वाले नगर निकाय चुनाव में वार्डों का आरक्षण जिला प्रशासन ने जो जारी किया है उसमें एसटी से ज्यादा ओबीसी के लिए सीट निर्धारित की गई। आरक्षण की प्रणाली क्या है पता नहीं है। ओबीसी ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी की जनसंख्या को अगर 14% फिक्स करते हैं तो फिर आरक्षण में एसटी से ज़्यादा ओबीसी को कैसे दिए? तो ये मुझे लगता है कि किसी सोची समझी राजनीति के तहत किसी व्यक्ति विशेष को लाने के लिए और वैसे सब अवरोधों को हटा देने के लिए इस तरह के आरक्षण को किया गया है। पारदर्शिता कितनी है नहीं है ये तो निर्वाचन आयोग के आयुक्त समझेंगे। मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। और हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने सेवा वर्ष 2024-25 में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस मौके पर उन्होंने सांसद से सड़क तक क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयासों का विस्तृत लेखा जोखा पेश किया। सांसद ने बताया कि बीते 1 वर्ष में उन्होंने संसद के विभिन्न सत्रों के दौरान 100 से अधिक जनहित के मुद्दे मजबूती से उठाए जो सीधे तौर पर हजारीबाग और झारखंड की जनता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प विकसित भारत के लिए विकसित हजारीबाग है और जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए वे निरंतर काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ के लिए क्या किया? जो सामाजिक समरसता जो है हम लोग का व्यक्तिगत प्रयास कि यहाँ के बुजुर्गों को सम्मान मिले, यहाँ के महिलाओं को सम्मान मिले, यहाँ के युवाओं को सम्मान मिले और उनके लिए काम करने का जो हम लोग का व्यक्तिगत एजेंडा है। जैसे अभी हम लोग 101 बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से बहुत सारे स्पोर्ट्स अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 32 हज़ार खिलाड़ियों को जो है हम लोगों ने इस बार इन्वॉल्व किया है। क्रिकेट में, फुटबॉल में, चेस में, आर्चरी में। और झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने हजारीबाग में सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए बने जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल में रह रहे बंदियों से बात की। करीब 1.25 घंटे तक जेल में रही डीजीपी ने कैदियों से उन्हें मिल रही सुविधाओं पर जानकारी ली। डीजीपी ने कहा कि सरकार चाहती है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों और उनके परिवार का विकास हो। इसके लिए सरेंडर पॉलिसी काफी कारगर है। डीजीपी ने झारखंड के जेलों को अपग्रेड किए जाने की भी जानकारी दी। पॉलिसी के माध्यम से लोगों को सरेंडर कराए, बल्कि हम लोग जो है उनके समस्त परिवार और उनको अपने पर्सनली सबका क्या हित है, क्या अच्छा है वो भी देखकर। तो इसी क्रम में मैं आई थी यहाँ पर देखने के लिए। कैसा स्थिति है मैडम नकली लोग के अंदर? काफी अच्छी स्थिति में है और आईटी स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, प्लस लोकल प्रशासन की वेरी हैप्पी कि today the DC, despite his busy schedule, he has given so much of time. और साहिबगंज में रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट के मैदान में सांसद खेल महोत्सव और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू शामिल हुए। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों और
कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में एथलेटिक्स समेत कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बनता था। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए नेताओं ने भी दौड़ में भाग लेकर खेल भावना का परिचय दिया। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिससे कि हमारे खिलाड़ी बंधु गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेकर नहीं आते। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग या तो विदेश खेलने के लिए जाते ही नहीं थे, जाते भी तो कोई मेडल लेकर नहीं आते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आपके सामने बतलाया कि 25,000 से लेकर के 50,000 के बीच में हम खिलाड़ियों को, जो वैसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको हम राशि का भी मुहैया कराने का काम कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करने। और जामताड़ा में जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन नाला प्रखंड के मालंचा पहाड़ स्थित नेचर पार्क के पास किया गया। मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और उपायुक्त रवि आनंद और एसपी राजकुमार महतो समेत अन्य अतिथियों के साथ दीप जलाकर किया गया। विधानसभा अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने प्रदर्शनी में किसानों द्वारा उगाई गई उत्पादों पर अवलोकन किया, साथ ही किसानों का उत्साह भी बढ़ाया। एक क्षेत्र के किसान किस तरह का फसल उपजाते हैं, उसका दृष्टांत दिखाने के लिए इस जगह पे ये मेला का आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसा पॉकेट्स हैं, कई ऐसा जगह है जहाँ अच्छा खासा खेती होता है। आकर्षण का केंद्र रहा एक जो 50 केजी का कद्दू था और उसके बाद 40-40 केजी के ओल थे और बहुत सारे लगभग 56 तरह के फसल का प्रदर्शनी लगा हुआ था। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के विभाग के स्टॉल थे और हर एक योजना की जानकारी थी। और सबसे बड़ा चीज़ था कि ये मालंचा के प्रांगण में जो मालंचा का जो ये यहाँ पे आप देखते हैं पार्क बना हुआ है, वो भी आकर्षण का केंद्र। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए, भारत